नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज वाली इस क्लास में देखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म नाम से ही पता रख रहा है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, वो गुणधर्म कह सकते हो। कोलिगेटिव, यहाँ को का मतलब है एक साथ, को का मतलब है एक साथ, और लिगेटिव में लिगेर का मतलब है आबंधित। लैटिन भाषा में को का मतलब एक साथ, लिगेर का मतलब आबंधित, एक साथ आबंधित। तो यहाँ अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या और विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। कुल कणों की संख्या और विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो मैं परिभाषा की बात करूं तो ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, उनकी प्रकृति पर नहीं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। या विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करने वाले गुणधर्म भी क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। या करके क्या कह सकते हैं? जो विलयन के या विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कुल कणों की संख्या और विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कुल कणों की संख्या में विलेय के कणों की संख्या कितनी है, तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। यानी चीनी के एक मोल में कितने कण हैं या यूरिया के एक मोल में कितने कण हैं, तो चीनी और यूरिया का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसमें कणों की संख्या कितनी है वो इन अणुसंख्यक गुणधर्मों को प्रभावित करेगी। तो उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 टाइप के हैं। एक है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ जाना, अवनमन का मतलब कम हो जाना। थर्ड है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और फोर्थ है परासरण दाब। ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में कमी और परासरण दाब विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं अपन वाष्प दाब में अवनमन। डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। जब कोई अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। इसकी बात अपने हो चुकी है। जब अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाया जाता है तो
विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम होने का कारण क्या है? शुद्ध विलायक जो है उसमें आपको पता है केवल विलायक के अणु ही उपस्थित होते हैं सतह पर, इसलिए वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या या कणों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन विलयन के अंदर क्या है? विलेय और विलायक दोनों उपस्थित हैं, तो सतह पर क्या होंगे? विलेय के कण भी उपस्थित होंगे, और विलेय के कण उपस्थित होंगे तो वाष्पित होने वाले विलायक अणु, क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो वाष्पित होने वाला तो कौन होगा? केवल विलायक होगा। विलेय कैसा है? अवाष्पशील है। तो सतह पर जब दोनों उपस्थित हैं, वाष्पित केवल विलायक हो सकता है, तो वाष्पित होने वाले विलायक अणुओं की संख्या क्या रह जाएगी? कम। और वाष्पित होने वाले विलायक अणुओं की संख्या यदि कम होगी तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो जब अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। यूं कह सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन से अधिक होता है। अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है, यूं कह सकते हैं। अब यदि अपन विलयन के वाष्प दाब को मान लेते हैं P1, विलयन के वाष्प दाब को P1 मान लेते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब P1 जो है वो किस पर निर्भर करेगा? वो वाष्पशील घटक के मोलंस के ऊपर निर्भर करेगा। इस वाष्पशील अवयवों युक्त विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील अवयव की मोलंस के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम था। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि विलयन का वाष्प दाब यदि P1 है तो वाष्प दाब वाष्पशील अवयव की मोलंस के समानुपाती होगा। यानी जो घटक वाष्पशील है उसकी मोलंस के समानुपाती होगा, क्योंकि विलेय क्या है? अवाष्पशील है। तो ये राउल्ट के नियम से है, राउल्ट के नियम से विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील अवयव की मोलंस के समानुपाती होगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं P1 बराबर समानुपाती के चिन्ह को हटाकर P10 x1, ये लिख सकता हूं। P1 बराबर P10 x1। यहाँ P10 क्या है? यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P1 क्या है? विलयन का वाष्प दाब कह सकते हो। x1 क्या है? विलायक की मोलंस है। विलायक की मोलंस। अब देखो वाष्प दाब में कितना परिवर्तन हुआ, तो वाष्प दाब में अवनमन को कैसे लिख सकते हो? वाष्प दाब में अवनमन, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है P10 और वो विलयन से हमेशा ज़्यादा होता है P1 बराबर क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा P1। यानी वाष्प दाब में परिवर्तन कितना हुआ? पहले P10 था शुद्ध विलायक का, विलयन का हो जाएगा P1, तो डेल्टा P1 वाष्प दाब में क्या है? अवनमन, बराबर हो जाएगा P10 माइनस P1। P10 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब घटा दो तो वाष्प दाब में कितनी कमी आई वो आ जाएगी। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दो तो वाष्प दाब में अवनमन, और डेल्टा P1 वाष्प दाब में अवनमन को बताता है।
अब देखो P10 माइनस P1, तो इस समीकरण से मैं P1 की वैल्यू इसमें रख दूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P10 की जगह लिख सकता हूँ P10 को P10 लिख दिया। P1 बराबर क्या है, देखो P1 बराबर है P10 x1, तो P10 x1 डेल्टा P1 बराबर P10 क्या ले लो, कॉमन ले लो, P10 कॉमन ले लिया, तो इधर तो 1 बच गया, इधर x1 बच गया, 1 माइनस x1 बच गया। अब आप जानते हो चूंकि x1 प्लस x2 यानी दो घटक हैं, तो दोनों की मोल अंशों का टोटल 1 के बराबर होता है। तो देखो इस x1 को उठा करके मैं उधर ले जाऊं तो x2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x1, x2 बराबर 1 माइनस x1, तो x2 बराबर 1 माइनस x1 है, तो 1 माइनस x1 की जगह क्या रख दो, x2 रख दो, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 x2, ये हो जाएगा। अब देखो डेल्टा P1 बराबर क्या है, P10 माइनस P1 है, यानी डेल्टा P1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, P10 माइनस P1। देखो ये रहा डेल्टा P1 बराबर P10 माइनस P1 बराबर P10 x2। डेल्टा P1 बराबर लिख दिया P10 माइनस P1 बराबर P10 x2। इस P10 को इधर ले आओ, पक्षांतरण कर दो, और पक्षांतरण करते ही भाग लग जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा P10 माइनस P1 बटा P10 x2, यानी ये वाष्प दाब में अवनमन को बताता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जो बायां पद है वो वाष्प दाब में अवनमन को बताता है, ये पद वाष्प दाब में अवनमन को बताता है, अवनमन को बताता है। और वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर है, विलेय की मोल अंश के बराबर है। x2 क्या है, विलेय की मोल अंश, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल अंश पर निर्भर करेगा, मोल अंश के समानुपाती होगा। x1 क्या थी, विलायक की मोल अंश, वाष्पशील अवयव की मोल अंश थी। ये क्या है, अवाष्पशील दूसरा घटक, अवाष्पशील विलेय की मोल अंश हो जाएगी, तो विलेय की मोल भिन्न या मोल अंश। तो वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर होगा, विलेय की मोल भिन्न के बराबर होगा। अब आप जानते हो क्योंकि मोल अंश x2 बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोल अंश बराबर विलेय के मोल N2 से दे दो, यानी दूसरा घटक है, विलेय के मोल बटा विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, ये होती है मोल अंश। किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटा सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। अब तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए जब विलयन बहुत ही डाइल्यूट हो, विलेय बहुत ही कम हो, विलेय बहुत कम हो और विलायक बहुत ज़्यादा हो, तो N2 जो है वो क्या हो जाएगा, फार लेस देन N1, यानी N1 के मोलों की तुलना में N2 के मोल बहुत ही कम होंगे, और उस स्थिति में N2 को हर से नीचे वाले पद से रिमूव कर देते हैं, तो x2 बराबर हो जाता है N2 बटा N1। N2 क्या है, N2 है विलेय के मोल, N1 क्या है, विलायक के मोल। तो ये मोल भिन्न, इसको अपन यूं लिख सकते हैं x2 बराबर। अब देखो P10 माइनस P1 बटा P10, P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर क्या लिख सकता हूँ, N2 बटा N1। x2 की वैल्यू रख दी है मैंने N2 बटा N1, ये आ जाएगा।
वाष्प दाब में अवनमन बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटा विलायक के मोल। अब विलेय के मोल N2 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, N2 बराबर होता है विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। विलेय के मोल कैसे निकालते हो, विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। दूसरा विलायक, विलायक का ग्रामों में द्रव्यमान क्या लिख सकते हो, W1 बटा M1। विलेय के मोल हो जाएंगे विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। विलायक के मोल हो जाएंगे विलायक का ग्रामों में द्रव्यमान बटा विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो मैं N2 की जगह ये रख दूं और N1 की जगह ये रख दूं, तो ये समीकरण देखो कैसे बदल जाएगी, P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर ये हो जाएगा W2 बटा M2 W1 बटा M1। इसको यूं लिख सकते हो P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर W2 M2 को नीचे ले आओ इंटू M2, इधर से M1 को ऊपर ले जाओ इंटू W1। अब इसमें कौन क्या है, P10 और P1 ये शुद्ध विलाय का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलाय का वाष्प दाब है। W2 विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, W2 विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, M1, हाँ चलो पहले M2 देख लेते हैं। M2 कौन है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। M1 कौन है और W1 कौन है, तो W1 बराबर है विलायक का ग्रामों में द्रव्यमान, विलायक इन ग्राम्स, और M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, यह आ जाएगा। अब अपन यहाँ से यदि अपने को टोटल 1 2 3 4 5 6 7 में से ये 2 सेम है, यानी 6 में से 5 राशि पता है तो छठी अपन ज्ञात कर सकते हैं। यानी अपने को मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना हो विलेय का तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। क्या दे दे अपने को दे दे विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है, विलयन का वाष्प दाब इतना है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये और ये सेम हो जाएंगे। फिर ये हो जाएगा विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का ग्रामों में द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो अपन 6 में से 5 दी हुई हो राशि तो छठी राशि को अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये वाष्प दाब में अवनमन है, और वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोलंश पर निर्भर करता है, ये फॉर्मूला बता रहा है। ये जो पद है वो वाष्प दाब में अवनमन को बताता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब में अवनमन होता है, और वाष्प दाब में अवनमन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष होगा। तो P10 की तुलना में कितना अवनमन हुआ, वो P10 में से P1 को घटा दिया है। तो यहाँ P10 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P1 विलयन का वाष्प दाब है, और X2 घटक 2 जो विलेय है उसकी मोलंश है। तो ये था वाष्प दाब में अवनमन और विलेय की मोलंश पर निर्भर करता है।